Hello everyone, myself Mustafa Saifi and this is your one shot video for the fundamental of mechanical engineering unit number 4। इस वीडियो में हम यूनिट 4 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियसली वो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सिलेबस की कि हमें इस यूनिट 4 में सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। दीज आर दी टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर्ड इन अवर वीडियो। सो वी हैव डिवाइडेड द सिलेबस इनटू टू पार्ट, one which is based on the fluid mechanics. So this part will be discussed in one shot video part 1 and the remaining part which is based on the fluid machines, this will be discussed in the one shot video part 2। हम यूनिट 4 को दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स पर बेस्ड हैं और पार्ट 2 में वो टॉपिक कवर करेंगे जो फ्लूइड मशीनरी पर बेस्ड हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले अपने पार्ट 1 की जो कि बेस्ड है फ्लूइड मैकेनिक्स पे। इसके अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में और फ्लूइड्स के टाइप्स के बारे में। मींस फ्लूइड के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो जब भी कोई फ्लूइड की हम बात करते हैं उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लाइक उसके पास प्रेशर भी हो सकता है, उसके पास डेंसिटी भी हो सकती है, उसके पास विस्कोसिटी भी हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वी हैव टू डिस्कस ऑल दी प्रॉपर्टीज वन बाय वन, लाइक प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या है, डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटीज क्या है। बेसिकली वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है। इसके साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। ये हैं आपकी किसी भी फ्लूइड के पास जो हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड। देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लूइड के फ्लूइड्स के टाइप्स कितने टाइप के हो सकते हैं, स्पेशली न्यूटोनियन फ्लूइड एंड दी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे पास्कल लॉ के बारे में। पास्कल लॉ क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है और कहां पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। So these are the topics which are based on the fluid mechanics. So in this video, which is the part 1 of unit 4, we will discuss all the topics of fluid mechanics. इस वीडियो को कवर करने के बाद जो भी इसके नोट्स हैं वो आप बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उस एप्लीकेशन से आप नोट्स को बहुत इजीली अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से भी नोट्स को बहुत इजीली अवेल कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसी भी सब्सटेंस की, कोई भी सब्सटेंस कितनी फॉर्म में मिल सकता है। तो एनी सब्सटेंस कैन बी फाउंडेड आइदर इन द सॉलिड स्टेट और इन द फ्लूइड स्टेट। किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की केवल दो ही स्टेट हो सकती हैं, या तो वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा या वो किसी फ्लूइड स्टेट में मिलेगा। अब जो फ्लूइड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, दिस फ्लूइड स्टेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। वन इज कॉल्ड एज द लिक्विड स्टेट एंड अदर इज कॉल्ड एज गैसियस स्टेट। यानी कि जो फ्लूइड है बेसिकली वो दो से मिलकर बना होता है, यानी कि उसके अंदर आपका लिक्विड भी रहेगा और उसके अंदर आपका गैस भी रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर होगा वो हमें तीन फॉर्म में मिल सकता है, या तो हमें किसी वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, या किसी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, या किसी गैसियस फॉर्म में मिलेगा। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हो सकते हैं जो तीनों फॉर्म में मिल सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर जो है दैट इज इन द लिक्विड स्टेट। सेम अगर मैं वाटर की बात करूं, आइस, तो आइस जो रहता है दैट इज इन द सॉलिड स्टेट। और अगर हम वेपर की बात करें दैट इज इन दी गैसियस स्टेट। यानी कि जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में आपका एग्जिस्ट कर सकता है। मींस लिक्विड स्टेट में हम उसे वाटर बोलेंगे, सॉलिड स्टेट में हम उसको आइस बोलेंगे, और वेपर स्टेट में हम उसको, गैसियस स्टेट में उसको हम वेपर बोलेंगे। सो दिस इज द केस फॉर दी वाटर। सिंपली हमें याद ये रखना है कि कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी मैटर हो वो तीन फॉर्म में मिल सकता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, या गैसियस फॉर्म में। अब हम बात करते हैं कि हम किसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, किसको हम सॉलिड बोलेंगे, किसको लिक्विड बोलेंगे, किसको हम गैस बोलेंगे। सो दिस इज बेस्ड ऑन दी इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन दी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उसके अंदर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग कितनी है, इसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि हम उस सब्सटेंस को सॉलिड बोल सकते हैं, लिक्विड बोल सकते हैं, या गैस बोल सकते हैं। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड। वो बहुत क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक दूसरे के बहुत पास रहते हैं। यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम हियर।
In this diagram you can see the molecules are very closely spaced. Molecules बहुत एक दूसरे के पास चिपके हुए हैं. अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग होती है, जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है. मींस इन केस ऑफ द लिक्विड द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज हायर एज कंपेयर टू द सॉलिड. यू कैन सी हियर. अब हम बात करते हैं गैस की. तो गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं इस तरह से. यानी कि जो मॉलिक्यूलर स्पेसिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है इन केस ऑफ द गैस. इट मींस ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग वी कैन categorize the substance into three category: solid, liquid and gases. सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली स्पेस्ड रहेंगे, लिक्विड में उनके बीच में स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा रहेगी, और गैस के केस में वही स्पेसिंग और ज्यादा बढ़ जाती है. तो अब बात करते हैं हम लोग फ्लूइड की, क्योंकि हमें इस यूनिट में सिर्फ फ्लूइड के बारे में पढ़ना है. तो सब्सटेंस की जो कैटेगरी हमने देखी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. लिक्विड एंड गैसेस बोथ कंबाइंडली नोन एज फ्लूइड. तो इसी को हम डिस्कस करेंगे हम फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है. तो फ्लूइड को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो फ्लूइड को डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है एनी सब्सटेंस व्हिच हैज द टेंडेंसी ऑफ फ्लो. कोई भी सब्सटेंस जिसके पास फ्लो होने की टेंडेंसी हो उसको हम फ्लूइड बोलेंगे. तो अब तीन कैटेगरी जो हमने डिस्कस किए थे अभी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उन तीनों में केवल दो कैटेगरी ऐसी हैं, मींस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इन तीनों में हमारे पास केवल लिक्विड और गैस, जिनको अपने फ्लूइड बोला है, इन्हीं के पास केवल कैपेबिलिटी होती है फ्लो होने की. तो इसका मतलब जो फ्लूइड की कैटेगरी है, केवल लिक्विड और गैस की हम बात करेंगे, इन्हीं दोनों के पास केवल कैपेसिटी होती है फ्लो होने की. तो सिंपली याद रखना है आपको, एनी सब्सटेंस व्हिच हैज द टेंडेंसी ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज द फ्लूइड. जिसके पास फ्लो होने की कैपेसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग फ्लूइड. अब बात करते हैं हम इसके शेप की. किसी भी फ्लूइड के पास कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है. इट डजंट हैव एनी डेफिनेट शेप. आप फ्लूइड को जैसा शेप दोगे वो उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा. इट कन्फर्म्स द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल. आप अगर उस फ्लूइड को हम ग्लास में कर देंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, हम उसे बाल्टी में कर देंगे बाल्टी की शेप ले लेगा, हम किसी टब में कर देंगे वो टब की शेप ले लेगा. तो फ्लूइड का, यानी चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, उसका खुद का शेप नहीं होता है. वो सिर्फ क्या कर सकता है, जिस कंटेनर में आपने उसको फिल किया हुआ है वो उसकी शेप को कर ले, उसकी शेप को, अब उसकी शेप में अपने आप को चेंज कर लेगा. नाउ तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन. एंड फ्लूइड इज आल्सो डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म्स कंटीन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल शियर फोर्स. टेंजेंशियल शियर फोर्स की वजह से जो फ्लूइड कंटीन्यूअसली डिफॉर्म होता रहता है उसको भी हम फ्लूइड बोल सकते हैं. तो दीज टू आर द डेफिनेशन ऑफ द फ्लूइड. एनी सब्सटेंस व्हिच हैज द टेंडेंसी ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड, or any substance which deforms continuously under the action of tangential force is also called as fluid. इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अभी आगे कि किस तरह से वो continuously डिफॉर्म होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से या टेंजेंशियल फोर्स की वजह से. नाउ अब बात करते हैं हम लोग एग्जांपल की कि क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं फ्लूइड के. तो जितने भी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, लाइक वाटर, मिल्क, केरोसिन, पेट्रोल, गैसेस एटसेट्रा, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फ्लूइड. ये सारे के सारे एग्जांपल हैं फ्लूइड के, बिकॉज इन सब के पास टेंडेंसी फ्लो होने की है. ये सारे के सारे फ्लूइड क्या कर सकते हैं, ये सारे सब्सटेंस क्या कर सकते हैं, ये बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर द एग्जांपल ऑफ द फ्लूइड. तो हमने यहां तक अभी ये देखा कि फ्लूइड जो है वो सब्सटेंस है जिसके पास फ्लो होने की कैपेसिटी होती है. अब बात करते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की. फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है. तो जब हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड की जब हम स्टडी करते हैं, चाहे फ्लूइड वो रेस्ट पर हो चाहे वो मोशन में हो, सो द स्टडी ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन. ठीक, तो जब भी हम उस फ्लूइड की उसकी स्टडी करते हैं, दैट स्टडी ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड एज फ्लूइड मैकेनिक्स. इसी की हम बात कर रहे हैं. सो फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन. तो फ्लूइड की आप रेस्ट पर स्टडी करें या मोशन में स्टडी करें, उसको बोलेंगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स. Now the fluid mechanics basically have two category, or you can say it can be converted into two part: fluid static and fluid dynamic. अब किसको स्टैटिक बोलेंगे किसको डायनामिक बोलेंगे. फ्लूइड मैकेनिक्स, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये वो साइंस है जिसमें हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं रेस्ट पर या फिर मोशन में. अगर आप फ्लूइड की स्टडी कर रहे हो जब फ्लूइड रेस्ट पर है, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है,
दैट स्टडी ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड एज फ्लूइड स्टैटिक्स। और अगर फ्लूइड के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, उसकी जब स्टडी करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनामिक्स। नाउ अगर हम स्कोप की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, इट इज वेरी वाइड स्कोप which includes the study of the liquid and the gases, and its application are in the field of the mechanical, civil, chemical and biomedical engineering। फ्लूइड मैकेनिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि मैकेनिकल फील्ड में, सिविल फील्ड में, बायोमेडिकल या आपके केमिकल फील्ड में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं डैम की हम बात करते हैं तो डैम की जब भी बात करते हैं जहां पर हम फ्लूइड को स्टोर करते हैं, तो वहां पर भी फ्लूइड मैकेनिक्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। नाउ अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड होता क्या है और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, कि किसी भी फ्लूइड के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स जो यहाँ पर लिस्टेड है। फर्स्ट वन इज द प्रेशर, सेकेंड वन इज द डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। बेसिकली दीज आर द सिंबल्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इन प्रॉपर्टीज के सिंबल हैं। अब हम इन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर सिंपली डिफाइंड एज द फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। जो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है दैट इज कॉल्ड एज द प्रेशर। तो प्रेशर सिंपली डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। एक सेकेंड रुक जाइएगा। ओके, सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। प्रेशर सिंपली डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ द फोर्स, pressure simply defined as the force per unit area. Now the pressure is a scalar quantity। जो प्रेशर होती है आपकी, ये कैसी क्वांटिटी है? दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। अब किसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, किसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, किसको बोलते हैं हम लोग? तो स्केलर क्वांटिटी और आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सिंपल सा डिफरेंस याद रखिएगा। जिस भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, उसको बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। और अगर किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपली जो प्रेशर होता है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट प्रेशर हमेशा नॉर्मली एक्ट करता है, किसी भी सरफेस के वो परपेंडिकुलर ही एक्ट करेगा। इट मींस द प्रेशर विल बी द स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं हम लोग इसकी यूनिट की। तो यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो जो प्रेशर है बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी दी यूनिट ऑफ द प्रेशर। ऑल्सो द अनदर यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल। एक और यूनिट है इसकी प्रेशर की, इसको हम पास्कल में डिनोट करते हैं। तो पास्कल इज नथिंग बट 1 पास्कल इज इक्वल टू दी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो हमने ऊपर बात की है अभी, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को जो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? 1 पास्कल। प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एटीएम। सो एटीएम इज आल्सो द यूनिट ऑफ द प्रेशर। सो 1 एटीएम इज इक्वल टू जो होता है 101325 पास्कल, और यू कैन से 101.325 किलो पास्कल, ये इसके बराबर होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्रेशर इन एटीएम। एक और यूनिट होती है प्रेशर की विच इज कॉल्ड एज द बार, एंड 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये कुछ यूनिट्स हैं प्रेशर की जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम इसे यूज करते हैं। सिंपली जो आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट वन दैट इज द पास्कल मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रेशर। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉल्ड एज द अच्छा, उसकी प्रॉपर्टी से पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन AKTU in 22, 23, 21, 22. So the question is this: what is the absolute pressure experienced by a pressure sensor if the atmospheric pressure? अच्छा, ये भी डिस्कस करना रह गया हमारे पास, दिस वन। तो प्रेशर की जो हम बात कर रहे हैं, तो प्रेशर इज डिफाइंड एज सिंपली नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया।
नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया लगाने के बाद अब ये जो डायग्राम जब देख पा रहे हैं, दिस डायग्राम बेसिकली यूज्ड फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन एंड द एब्सोल्यूट प्रेशर। सो हाउ वी विल कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रेशर? तो जब भी हम प्रेशर को जीरो, ये दिस इज द रेफरेंस लाइन फॉर द जीरो एटीएम। अगर जीरो प्रेशर से हम बात करेंगे तो यहां से हम जब प्रेशर मेजर करते हैं तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। और ये जो लाइन है दिस इज फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, यानी कि ये वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एग्जर्ट करता है। तो अगर इसको रेफरेंस मान के हम बात करेंगे तो इससे हम अगर मेजर करेंगे इसको बोलेंगे हम लोग गेज प्रेशर। तो बेसिकली गेज प्रेशर इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन एंड एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू द जीरो प्रेशर लाइन। और जब भी हमें एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू निकालनी है तो P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू दी P एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर। यानी कि जब भी मुझे एब्सोल्यूट की वैल्यू निकालनी है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो प्रेशर है जो हमारे ऊपर एग्जर्ट हो रहा है बाय डिफॉल्ट, उसके बाद जो प्रेशर लग रहा है वो गेज प्रेशर है, क्योंकि हमने बताया गेज प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है जिसके लिए रेफरेंस हम मान के चलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को। तो टोटल प्रेशर का मुझे निकालना है तो दैट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ये हो जाएगा टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस वन। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी आपको एब्सोल्यूट प्रेशर पता करना हो तो आपको सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उस गेज प्रेशर की वैल्यू को ऐड कर देना है। अब अगर प्रेशर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट किसी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम आ रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव गेज, इट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव गेज, और इसी को बोलते हैं हम लोग वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर का मतलब क्या होता है कि वो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम है दैट विल बी ट्रीटेड एज वैक्यूम प्रेशर। तो यहां पर अगर मुझे वैक्यूम प्रेशर की वैल्यू पुट करनी हो और वहां से एब्सोल्यूट निकालना हो तो मुझे पी एटीएम में पी गेज को माइनस करना पड़ेगा। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है। तो यू कैन सी द क्वेश्चन, what is the absolute pressure experienced by a pressure sensor if the atmospheric pressure of the fluid is 2 atm? Okay, gauge pressure is 5 atm, okay, and the differential pressure is 3 atm। दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 atm में दिया हुआ है। तो थोड़ी देर पहले प्रीवियसली हमने भी देखा है कि जो P एब्सोल्यूट प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस gauge pressure। So this is the formula which we have discussed previously, this one जो हमने ये डिस्कस किया है, इसी फॉर्मूले से देखते हैं। अब आपको ये देखना है, आपसे उसने पूछा है व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, कि एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा हमें ये निकालना है। P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू कब, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने दे रखा है 2 atm, तो 2 atm कौन सा वाला प्रेशर हो जाएगा हमारा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको पुट कर देंगे 2 atm प्लस व्हाट इज द गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर इज गिवन एज 5, तो इसको 5 पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एज 7 atm। दिस इज योर फाइनल आंसर। यू कैन सी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली आपको उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है कि हमें जब भी गेज प्रेशर निकालना होता है तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उस गेज प्रेशर को ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट द एब्सोल्यूट प्रेशर लाइक दिस। नाउ आगे चलते हैं, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड एज द डेंसिटी और द मास डेंसिटी। तो डेंसिटी या मास डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो सिंबल है डेंसिटी के लिए वो हम यूज करेंगे रो। सो रो इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी, जब भी हम डेंसिटी की बात करेंगे हम सिंबल रो यूज करेंगे, एंड द डेंसिटी सिंपली डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस की आप बात कर रहे हो उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, ये रेशियो कहलाता है, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज द डेंसिटी, दिस वन। सो डेंसिटी सिंपली डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब बात करते हैं हम इसकी यूनिट की, तो यहां से हम देख सकते हैं मास की यूनिट होती है दैट इज इन केजी, और जो वॉल्यूम की होती है वो किस में होती है, मीटर क्यूब में। सो केजी पर मीटर क्यूब विल बी दी योर यूनिट फॉर द डेंसिटी। इसको अगर हम ग्राम में निकालना चाहें तो केजी को ग्राम में पुट कर देंगे और मीटर को सेंटीमीटर पुट कर देंगे, तो यू कैन से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल ऑल्सो बी दी यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब यहाँ पर कुछ डेंसिटीज के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये वाले,
you can see the density of water is given as 1000 kg per meter cube. This is the standard value. And density of air is equal to 1.2 kg per meter cube, and density of steel is equal to 7850 kg per meter cube. यहां पर जो एग्जांपल लिए गए हैं बेसिकली ये लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए और गैस के लिए, तीनों के लिए लिए गए हैं. आप यहां से एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है. द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हायर एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, and the density of liquid generally higher as compared to the density of gases. So in general जो density होती है वो solid की सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद ये होती है liquid की, and ये ज्यादा होती है गैस की. So in general the density of solid is higher than the liquid and the density of liquid higher than the gases. So this is second property, density. अब तीसरी बात करते हैं हम लोग specific weight की. So what is specific weight? Specific weight is also known as weight density. इसको हम weight density भी बोलते हैं. Specific weight is also called as weight density. तो आपसे क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है कि weight density क्या होती है, define weight density या define specific weight. This quantity is denoted by symbol omega. इसको हम omega से represent करेंगे. So omega will define your weight density or the specific weight, and simply it is defined as द वेट अपॉन वॉल्यूम. जो पीछे मास डेंसिटी लिखा हुआ था वहां पर था मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ वेट डेंसिटी, दैट मींस वेट पर यूनिट वॉल्यूम. तो कितना वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट इज योर स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी. अब वेट जो होता है दैट इज इक्वल टू द mg और वॉल्यूम जो है वो आपका v. तो mg अपॉन v विल बी दी फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी स्पेसिफिक वेट. अब थोड़ी देर पहले हमने भी देखा था कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू दी मास अपॉन वॉल्यूम. वी हैव डिस्कस प्रीवियस प्रॉपर्टी डेंसिटी एज मास अपॉन वॉल्यूम. तो वी कैन पुट m अपॉन v एज रो. इसको हम अगर रो पुट कर देंगे तो रो इंटू जी, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी स्पेसिफिक वेट फर्दर. तो आपको वेट अपॉन वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी को, या रो इनटू जी से भी निकाल सकते हैं. तो दीज टू फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट दी वेट डेंसिटी और दी स्पेसिफिक वेट ऑफ दी फ्लूइड. बात करते हैं हम इसकी यूनिट की. तो यूनिट हम जो निकालेंगे तो वेट की जो यूनिट होती है दैट इज इन न्यूटन, और जो वॉल्यूम की होती है वो किस में होती है, मीटर क्यूब में. सो न्यूटन पर मीटर क्यूब विल बी दी यूनिट ऑफ दी स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी. तो वेट डेंसिटी की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब. नाउ next property of the fluid which is called as the specific gravity. It is also called as relative density. ठीक है. तो specific gravity को डिनोट करते हैं हम लोग सिंबल s से. इसके लिए हम सिंबल स्मॉल s यूज करेंगे. एंड specific gravity simply defined as the density of the fluid with respect to the density of some standard fluid. हमें किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी के कंपैरिजन करके उसके रिलेटिव में निकालनी है. मींस हमें एक स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से साथ रिलेटिवली इसकी डेंसिटी को कंपेयर करेंगे, तब हम बताएंगे कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी कितनी है. तो सिंपली द फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब हम बात करते हैं कि भाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो वही हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जिसकी हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी को. अब स्टैंडर्ड फ्लूइड हम क्या लेंगे, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड के लिए आपको याद रखना है कि अगर किसी लिक्विड की बात चल रही है, लाइक वाटर है, पेट्रोल है, मिल्क है, अगर हम किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं तो आपको जो स्टैंडर्ड डेंसिटी लेनी है वो किसकी लेनी है, आपको यू हैव टू टेक द स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ द वाटर. वाटर डेंसिटी विल बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड डेंसिटी फॉर द लिक्विड केस, जिसकी डेंसिटी स्टैंडर्ड कितनी होती है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज इक्वल टू दी 1000 kg पर मीटर क्यूब. ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. दिस वैल्यू आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है. वहीं अगर हम बात करेंगे किसी गैस की, लाइक कोई भी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन गैस हो, हीलियम गैस हो, उसकी अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड लेना है वो स्टैंडर्ड लेना है आपको एयर डेंसिटी. सो एयर डेंसिटी विल बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड डेंसिटी इन केस ऑफ द गैस. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते वक्त आपको ये याद रखना है कि आपने
किसकी बात कर रहे हैं? आप लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेंसिटी, और लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं तो क्या ले लेंगे हम लोग? एयर की डेंसिटी को एज ए स्टैंडर्ड डेंसिटी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन योर AQ एग्जाम 22-23, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपके प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज आपको प्रोवाइड कर देगा, कुछ प्रॉपर्टीज वो आपको अननोन करेगा, वो आपको वही प्रॉपर्टीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमें इसमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी मींस यू हैव टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो प्रीवियस हमने भी डिफाइन किए प्रॉपर्टीज, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमें वन बाय वन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है एज पर अवर डाटा। और डाटा क्या है? हमारे पास 1 लीटर ऑफ लिक्विड है विच वेज 7 न्यूटन, जिसका वजन 7 न्यूटन के बराबर है। तो इसमें हम लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव गिवन। हमारे पास वेट है विच इज इक्वल टू दी 7 न्यूटन, और वॉल्यूम कितना दे रखा है हमारे पास? दैट इज इक्वल टू दी 1 लीटर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू दी 1 लीटर। लीटर को जब भी हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर जो बराबर होता है, इट इज इक्वल टू दी 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो आपको जो यूनिट पुट कर रही है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त, तो हमेशा ऐसा यूनिट पुट करनी है, और ऐसा ही में लीटर को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग मीटर क्यूब में, और सिंपली याद रखना है 1 लीटर इज इक्वल टू दी 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ये डाटा आपके पास प्रोवाइडेड है कि आपके पास 1 लीटर का कोई फ्लूइड है, लिक्विड, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक लिक्विड है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है और जिसका वेट 7 न्यूटन है। आपको 1 बाय 1 ये प्रॉपर्टीज बतानी है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट जो प्रीवियस थोड़ी देर पहले हमने देखा था, स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट जो होता है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा एंड इट इज डिफाइंड एज वेट अपॉन वॉल्यूम। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है? इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम। अब चूंकि वेट यहां पर जो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? दैट इज इक्वल टू दी 7 न्यूटन, और वॉल्यूम कितना दे रखा है? दैट इज इक्वल टू दी 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। So when you divide the 7 Newton by 10 to the power -3, you will get 7,000 numerical value. The what will be the unit? So unit will become Newton per meter cube. Means Newton per meter cube. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो स्पेसिफिक वेट होता है उसकी जो यूनिट होती है दैट इज इक्वल टू दी न्यूटन पर मीटर क्यूब। याद ना भी रहा तभी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि ऊपर वेट है न्यूटन में है और नीचे आपका वॉल्यूम है मीटर क्यूब में। सो न्यूटन पर मीटर क्यूब विल बी दी यूनिट ऑफ दिस स्पेसिफिक वेट। सेकेंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। तो सेकेंड जो निकालना है हमें, वो निकालना है डेंसिटी। देखिए डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वो स्पेसिफिक वेट का वेट अपॉन वॉल्यूम के साथ साथ एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है, रो इंटू जी। यानी कि स्पेसिफिक वेट को आप रो इंटू जी फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो रो इंटू जी इज ऑल्सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट। सो नाउ यहां से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, इट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट अपॉन ग्रेविटी, ओमेगा अपॉन जी। ओमेगा की वैल्यू जो कि ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है, कितनी है? दैट इज इक्वल टू दी 7,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ग्रेविटी जो कि कितनी होती है? 9.81। ये सबको पता होगा। इट मींस व्हेन वी डिवाइड द स्पेसिफिक वेट बाय द ग्रेविटी, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड द डेंसिटी यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। तो किस में आ जाएगा ये? केजी पर मीटर क्यूब में। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, सिंपली डिवाइड कर दो 9.81 से। सो व्हेन वी डिवाइड 7,000 divided by 9.81, you will get the value of 713.1, 713.5. This is your density, and what will be the unit? Its unit will be the kg per meter cube. This is your second answer. Okay, now the third one, you have to calculate specific gravity.
सो स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे कि हमने ऑल्सो पहले डिस्कस किया था, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? तो डेंसिटी अभी हम थोड़ी देर पहले प्रीवियस पार्ट में निकाल चुके हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 713.5 kg per meter cube. So we will put the value of density as 713.5 अपॉन स्टैंडर्ड डेंसिटी। अब स्टैंडर्ड डेंसिटी में हमें ये देखना है कि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं गैस की बात कर रहे हैं। अगर लिक्विड की बात करेंगे तो हम वाटर की डेंसिटी ले लेंगे, हम गैस की बात करेंगे तो हम एयर की डेंसिटी ले लेंगे एज ए स्टैंडर्ड डेंसिटी। तो वाटर, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के लिए जो स्टैंडर्ड डेंसिटी रहेगी वो किसकी रहेगी? वाटर की डेंसिटी। तो वी विल टेक 1000 kg per meter cube the density of water. After solving it, you will get the value of specific gravity is equal to, when we divide 713.5, you will get the value of 0.713. अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी डजंट हैव एनी यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी टू द डेंसिटी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। This is your specific gravity, this is your density, and this is your specific gravity. So these are your answer, first one, the second one, and the third one. The question is very simple and the basic. आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप वन बाय वन पुट करके इजीली उसमें पुट वैल्यूज पुट करके सारे के सारे अननोन क्वांटिटीज को या प्रॉपर्टीज को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप खुद से करिएगा, मैं समझा देता हूँ करना क्या है इसमें। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.7, मींस इसको हम किसके बराबर कर लेंगे? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी स्टैंडर्ड। एक सेकंड हो जाइएगा, ठीक है। ये गिवन है आपको 0.7, तो इसको हम इक्वल कर लेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को, बिकॉज वी नो दैट इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड। सो अब आपको इसके साथ साथ एक चीज और गिवन है यहाँ पर, वॉल्यूम, जो कि कितना गिवन है? 1 लीटर। 1 लीटर का मीन्स मतलब हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब। सो वी विल कन्वर्ट द वॉल्यूम इन लीटर फ्रॉम लीटर टू द मीटर क्यूब। अब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है और आपको वॉल्यूम पता है। अब आपको डेफिनेशन के बेसिस पे जो हमने प्रीवियसली भी डिफाइन किया है, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज निकालनी है। डेंसिटी क्या होगी, स्पेसिफिक वेट क्या होगा, और तो सिंपली हम यहां से देख सकते हो, डेंसिटी अगर निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 0.7 में स्टैंडर्ड डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड डेंसिटी क्या होगी इस केस में, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? पेट्रोल की। तो ये आपको डिसाइड करना है कि पेट्रोल लिक्विड है क्या गैस, उसके बेसिस पे आप यहाँ पुट करिएगा वैल्यूज को और मल्टीप्लाई करके आंसर देखिएगा। ओके, नाउ तो 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज द डायनामिक विस्कोसिटी एंड इट इज द इंपॉर्टेंट वन। तो जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि फ्लूइड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करेगा। तो लेयर्स की फॉर्म में जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो वो लेयर्स क्या करती हैं, वो एक दूसरे के मोशन को रेडिस करेंगी। रेडिस क्यों करती है? ड्यू टू दी शेयर स्ट्रेस बिटवीन दी लेयर्स। वो शेयर स्ट्रेस क्यों लग रहा है? ड्यू टू दी शेयर फोर्स और दी टेंजेंशियल फोर्स। सिंपली जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है और जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के मोशन को रेडिस करती हैं। इसी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी सिंपली डिफाइंड एज द टू एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड reduce the motion of each other, such a fundamental property of the fluid is called as viscosity। इसी को बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी फ्लूइड होगा जब वो फ्लो करेगा तो वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करेगा, और जब लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करेगा तो वो लेयर्स एक दूसरे के मोशन को रेडिस करेंगी, और जब रेडिस करेंगी तो यही जो उसकी प्रॉपर्टी है, दिस फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज द मोशन ऑफ द एडजेसेंट लेयर
is called as the viscosity or simply dynamic viscosity. ओके, नाउ अब बात करते हैं हम लोग यहां पर इसकी। तो जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो यू कैन सी इजिली, आगे चलते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। वेन एवर अ फ्लूइड फ्लो, हम ये बात कर रहे हैं कि फ्लूइड जो है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करेगा, और जो लेयर नीचे की तरफ रहेगी एडजेसेंट टू द सरफेस, इसके पास होती है इसकी वेलोसिटी होती है 0, एंड द अपर लेयर हैज द मैक्सिमम वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी प्रोफाइल जो बनती है ये इट विल लुक लाइक दिस, इस तरह से प्रोफाइल बनती है पैराबोलिकली, ये वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। सो दिस वेलोसिटी विच इज एडजेसेंट टू द सरफेस हैविंग 0 वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 0 है, और जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे आपकी वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वाई डायरेक्शन में, यानी दो लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी दैट विल बी मेजर्ड इन द वाई डायरेक्शन। और एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। तो यहां से देखते हैं हम लोग कि कैसे हम पता करेंगे यहां पर कि विस्कोसिटी कहां लग रही है और क्या सीएसएस लग रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर मैं दो लेयर्स यहां से कोई भी दो लेयर्स ले लूं एनालिसिस के पर्पज से, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग टू लेयर्स, वन एंड द सेकंड वन। दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकंड लेयर, ये इनके बीच की डिस्टेंस है dy, और okay, so you can see, let us suppose that the velocity of the lower layer is du and the velocity of the upper is u plus du। इसको u ले लेते हैं, the velocity of this layer is u and the velocity of upper layer is u plus du। इसको मैंने du से कुछ इंक्रीमेंट कर दिया वेलोसिटी में, कि ऊपर वाली लेयर की जो वेलोसिटी रहेगी वो नीचे वाली से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। नाउ अब बात करते हैं डिस्टेंस की, क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल मेजर करना है। तो अगर मैं एंगल की बात करूँ कि व्हाट इज दिस एंगल, तो लेट अस सपोज दिस स्मॉल एंगल इज डी थीटा। ये एंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्ट्रेन डेवलप कर रहा है, कितना ये डिफॉर्म हुई है, किस एंगल से ये आपकी लेयर्स डिफॉर्म हुई है, इसको एंगल को मैंने नाम दे दिया डी थीटा। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्टेंस की। तो यहाँ की अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, एज वी ऑल नो दैट डिस्टेंस जो होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से अगर मुझे ये डिस्टेंस पता करनी है ये वाली, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें डिस्टेंस पता करने के लिए स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड लेट अस सपोज u और टाइम मैंने मान लिया यहां पर dt, सो u इंटू डी टी विल बी दी डिस्टेंस ऑफ दिस लेयर। अब ऊपर वाले की बात करते हैं हम इसकी, तो इसकी मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, u प्लस डी यू मल्टीप्लाइड बाई दी टाइम। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो u प्लस डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी टी, दिस इज द अपर डिस्टेंस ये वाली, माइनस u इंटू डी टी, ये नीचे वाली डिस्टेंस है। इस वाली डिस्टेंस में इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो माइनस कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो u इंटू डी टी प्लस डी यू इंटू डी टी माइनस u इंटू डी टी, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रॉम हियर ये u डी टी से u डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट डी यू इंटू डी टी। ये डिस्टेंस किसकी हो गई है, ये वाली, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दी डी यू इंटू डी टी, ये डिस्टेंस आ गई है। अब अगर मुझे इस डिस्टेंस से पता करना है कि एंगल कितना है, तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो सिंपली व्हाट विल वी डू, वी विल
applied the formula of tan d theta which is equal to the perpendicular upon base. तो tan d theta पे देखेंगे हम यहाँ पर जो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस, सो दिस du इंटू dt जो हमने अभी फाइंड आउट किए, du इंटू dt अपॉन what is the base, so base is basically this one, this is the base and this base is equal to the dy. ये कितने बराबर है, जो दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस हमने मानी है dy इन दी y डायरेक्शन, तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ पर dy. अब क्योंकि थीटा एंगल जो होता है, जो स्ट्रेन होता है, शेयर स्ट्रेन बहुत छोटा होता है, तो वी कैन कन्वर्ट दिस tan d थीटा डायरेक्टली इनटू d थीटा. जब भी एंगल छोटा हो तो tan d थीटा को हम d थीटा लिख सकते हैं. तो d थीटा इज इक्वल टू du इंटू dt अपॉन dy. तो यहां से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा जो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. यहां से हम लिख सकते हैं d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dy. दिस इज द एक्सप्रेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो व्हाट वी हैव टू डू, इसको सिंपल एक बॉक्स बंद कर देते हैं पहले. दिस वन d थीटा अपॉन du इज इक्वल टू du अपॉन dy. ये कैसे आया हमने देखा, हमने दो लेयर्स की एनालिसिस करने के बाद ये फाइंड आउट कर लिया कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, और हमने फिर फॉर्मूला अप्लाई करके ये निकाल लिया कि d थीटा अपॉन dt जो होता है दैट इज इक्वल टू दी du अपॉन dy. अब हम पीछे बात करते हैं ये वाली, तो d थीटा अपॉन dt दिस वन d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dy. ये जो प्रीवियसली हमने निकाला है ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसके बीच में जो भी एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, d थीटा dt बेसिकली दिस इज द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, कि किस रेट से वो फ्लूइड डिफॉर्म हो रहा है. जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटीन्यूअसली डिफॉर्म्स अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स. तो वो कांसेप्ट यहीं से निकल कर आया है कि ये जो d थीटा अपॉन dt ये वो एंगल है कि जिस रेट से वो एंगुलरली डिफॉर्म हो रहा है. और du अपॉन dy क्या है, बेसिकली दिस इज द चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस y डायरेक्शन में du अपॉन dy. दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो आप ये कह सकते हैं कि जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, दिस एंगुलर डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू दी वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो चाहे हम एंगुलर डिफॉर्मेशन के टर्म में लिखें या वेलोसिटी ग्रेडियंट टर्म में, दोनों एक ही बात होंगी. इस वाले एक्सप्रेशन को हमें याद रखना है आगे के लिए. मींस एंगुलर डिफॉर्मेशन विल बी इक्वल टू दी वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये इसके बराबर होता है हमेशा. ओके, नाउ अब फर्दर आगे चलते हैं. हम लोग बात कर रहे थे विस्कोसिटी की. तो विस्कोसिटी की हमने सिंपली ये बात की थी कि विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जिसकी वजह से उसकी जो लेयर्स है वो एक दूसरे के मोशन को अपोज करती हैं. दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी. अब बात करते हैं कि विस्कोसिटी का रीजन क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द विस्कोसिटी. तो द बेसिक कॉज ऑफ द विस्कोसिटी इज कोहेसिव फोर्स. आप लोगों ने पढ़े होंगे कि कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स. अगर कोई फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग कोहेसिव फोर्स, और अगर फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एडहेसिव फोर्सेस. तो जो फंडामेंटल रीजन है, जो कॉज है विस्कोसिटी का, वो है आपका कोहेसिव फोर्सेस, द फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स. नाउ अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि द बेसिक कॉज ऑफ द विस्कोसिटी इज द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लगा होता है दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी. अब हम बात करें अगर लिक्विड की और गैस की, कि लिक्विड और गैस में किस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, किस में कोहेसिव फोर्स कम होता है. तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है. मींस जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं. अगर हम गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना कोहेसिव फोर्स ज्यादा नहीं होता है. गैस को अगर हम ओपन कर दें गैस बहुत फास्ट इधर उधर रैंडमली भाग जाती है. दैट मींस द वैल्यू ऑफ कोहेसिव फोर्स इज हाई इन केस ऑफ द लिक्विड एंड इट इज वेरी लो इन केस ऑफ द गैसेस. सॉरी, ये गैसेस के लिए है तो इसको चेंज कर लेते हैं जरा. तो the cohesive forces in the gases is low and the cohesive forces is very high in case of the liquid. लिक्विड के केस में कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होंगे और गैसेस के केस में कोहेसिव फोर्सेस बहुत कम होंगे. जिसी वजह से आपकी जो विस्कोसिटी होती है वो लिक्विड की बहुत ज्यादा होती है
और गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो बहुत कम होती है। नाउ जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज हाउ विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। विस्कोसिटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। तो विस्कोसिटी बेसिकली जो किसी भी लिक्विड की या गैस की है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इन केस ऑफ द लिक्विड, अगर लिक्विड के केस में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो कोहेसिव फोर्सेस है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, जैसे ही हम लिक्विड को गर्म करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर को आप गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो पानी जब वेपर बनने लगेगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भाग लग जाएंगे, यानी कि उनके बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ था, जो फोर्स लगा हुआ था वो बहुत कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड केस में कोहेसिव फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। और प्रीवियसली हमने क्या देखा कि मेन रीजन ही जब विस्कोसिटी का कोहेसिव फोर्सेस है, तो अगर यही कम हो जाएंगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज कर जाएगी। सो फॉर द लिक्विड द विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेयरएज इन केस ऑफ द गैसेस, अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो गैसेस में मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमनेस है, इन मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली बहुत भागने लगेंगे और जब एक दूसरे से वो कोलाइड करेंगे तो उसकी वजह से उसमें क्या हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। So in simple words, the viscosity of the liquid increase, sorry, viscosity of the liquid decrease with increase in temperature, and the viscosity of the gases increase with increase in temperature. क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के केस में रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच बॉन्डिंग बढ़ेगी, यानी कि जो कोहेसिव फोर्सेस है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब हम इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली भी। सो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन दी सो दिस इज योर विस्कोसिटी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम लोग टेम्परेचर। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया, for the liquid the viscosity will be decrease and for the gases the viscosity will be increase। so ये हो जाएगा हमारा लिक्विड के लिए और ये वाला ग्राफ हो जाएगा हमारा गैसेस के लिए। so simply whenever we increase the temperature the cohesive forces decrease in the liquid case, so the viscosity will be decrease, and the cohesive force increase in the gases, so the viscosity will be increased. This is simple dependency of the viscosity on the temperature for the liquid as well as for the gases. Now the last property of the fluid which is called as the kinematic viscosity। हमारे सिलेबस में 6 हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी थी, प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डायनामिक विस्कोसिटी एंड द लास्टली kinematic viscosity। Kinematic viscosity is nothing but it is the ratio of the dynamic viscosity with the density mu upon rho। so this mu upon rho is called as the kinematic viscosity and this kinematic viscosity is represented by the symbol nu। इसे हम nu से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। इसको आप ऐसे बना सकते हैं चाहे तो, अगर like this। so nu is equal to dynamic viscosity mu upon density rho। okay, now हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यूनिट जो रहेगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, इन एमकेएस इट इज द मीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड इन सीजीएस इट इज द सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर को हम सेंटीमीटर बोल देते हैं इसमें, तो इट विल बी द सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है आपका, दिस इज इक्वल टू द 1 स्ट्रोक। 1 स्ट्रोक इज आल्सो द यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 स्ट्रोक के बराबर होता है, उसको हम 1 स्ट्रोक बोलते हैं। तो इसको एमकेएस में भी हम डिफाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 टू द पावर -4, तो यू विल गेट द वैल्यू इन द एमकेएस यूनिट आल्सो। सो सिंपल याद रखिएगा आप लोग कि जो स्ट्रोक होती है दैट इज द यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। ये हमने सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया कि फ्लूइड के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी फ्लूइड की हम प्रॉपर्टीज की जो बात कर रहे थे। अब आता है आपका एक लॉ विच इज कॉल्ड एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पर बेस्ड एक लॉ है न्यूटन्स का, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो क्या कहता है। तो न्यूटन्स ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो लेयर्स आपकी फ्लो कर रही हैं, जब फ्लूइड फ्लो करेगा लेयर्स की फॉर्म में, तो लेयर्स के बीच में जो शियर स्ट्रेस लग रहा है
वो शेयर स्ट्रेस उसके एंगुलर डिफॉर्मेशन के या उसके वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शन में रहता है। मींस यू कैन से द शेयर स्ट्रेस बिटवीन द लेयर टाउ इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिफॉर्मेशन डी थीटा अपॉन डी टी, जो पहले बात की थी हमने, किस रेट से एंगल डिफॉर्म हो रहा है। और यू कैन से द शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो आप चाहे डी थीटा लिखें चाहे डी यू लिखें, वो एक ही बात है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो डी थीटा अपॉन डी टी की जो वैल्यू है, मींस जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है, दैट इज इक्वल टू दी डी यू अपॉन डी वाई। ये प्रीवियसली हम देख चुके हैं, ये वाला यहां पर, दिस वन, ये वाला। सो फ्रॉम हियर वी कैन डायरेक्टली से d theta upon dt is equal to du upon dy. So according to Newton's law of viscosity, the shear stress between the layer is directly proportional to the angular deformation और directly proportional to the velocity gradient. आप किसी एक की टर्म में कर सकते हैं, तो हम इसको एक को ले लेते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू म्यू। सो म्यू du upon dy. Now this law is called as Newton's law of viscosity, which represents the relation between the shear stress and the velocity gradient, or you can say in the between the shear stress and the angular deformation. ये वो लॉ है, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो उनके बीच में एक रिलेशन देगा उसके वेलोसिटी ग्रेडियंट के और शेयर स्ट्रेस के बीच में। तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वेयर म्यू इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज डायनामिक विस्कोसिटी, जो कि हमने प्रीवियसली डिफाइन किया है। जो हमने डायनामिक विस्कोसिटी की बात की थी वही कांस्टेंट है। सो म्यू इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। तो दिस इज द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब क्योंकि हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तो बात कर ली थी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो मैं यूनिट कहा था दैट इज द मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और वहीं पर हमने लिखा था इट्स की यूनिट जो थी दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक। दिस इज फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो डायनामिक विस्कोसिटी जो यूनिट रहेगी, द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज, जो कि प्रीवियस अभी फॉर्मूला निकल कर आया हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। यहां से मुझे यूनिट निकालनी है म्यू यानी कि विस्कोसिटी की, तो यहां से अगर मैं म्यू निकालूंगा तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। एक सेकेंड, टाउ डी यू अपॉन डी वाई। अगर यहां से आप देखो तो टाउ इज द शेयर स्ट्रेस, तो शेयर स्ट्रेस का जो आपका जो यूनिट रहेगी दैट इज न्यूटन, मैं यहां पुट कर देता हूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, that is the unit of the shear stress tau, because tau is nothing but it is the force per unit area upon du, it is the velocity, so velocity is in meter per second upon distance, and distance is in meter। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मीटर से मीटर तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी इन एमकेएस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे निकल कर आई, ये हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे हमने फॉर्मूले में सबकी यूनिट पुट करी, और सबकी यूनिट पुट करने के बाद क्या आपके पास फाइनली यूनिट आती है, दैट इज योर यूनिट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, सीजीएस में हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और एमकेएस में हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली फोर्स, ये जो यूनिट निकली हुई है आपकी, ये एफ इज इक्वल टू एम ए से निकली हुई है। जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की जो होती है वो केजी और एक्सेलरेशन कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट फॉर द एम इंटू ए फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द
सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो काटने के बाद आपके जो बचेगा वो बचेगा आपके पास केजी मीटर सेकंड। दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी। तो केजी पर मीटर सेकंड में भी होती है, और आपकी जो यूनिट होती है वो आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड में भी होती है, और एक और यूनिट की होती है डायनामिक विस्कोसिटी विच इज कॉल्ड एज द पॉइस, एंड वन पॉइस इज इक्वल टू दी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, जो हम पीछे बात कर रहे थे वाली सीजीएस वाली, इसके बराबर। ठीक है, तो ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द मल्टीप्लाइंग सम वैल्यूज, ये जो मल्टीप्लाइड है, तो 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दिस विल बी दी इक्वल टू दी 1 पॉइस। तो आपको याद ये रखना है कि डायनामिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू दी 1 पॉइस। तो उसकी स्ट्रोक रहेगी और इसकी क्या रहेगी आपकी पॉइस। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड की, कि फ्लूइड्स कितने टाइप का हो सकता है। तो depends on the some factors, the fluids can be classified into following 5 categories or 5 types. One is called as the real fluid, second one is called the ideal fluid, third one is the Newtonian, fourth one is the non-Newtonian, and the fifth one is the elastic fluid या आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ये 5 तरह के फ्लूइड हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम एक एक करके डिफाइन करेंगे, किसको हम रियल बोलेंगे, किसको हम आइडियल बोलेंगे, किसको न्यूटोनियन बोलेंगे, किसको नॉन न्यूटोनियन बोलेंगे, और किसको हम आइडियल प्लास्टिक सॉलिड बोलेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, रियल फ्लूइड। अ फ्लूइड विच पजेस विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूइड। जितने भी फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे फ्लूइड के पास कुछ ना कुछ विस्कोसिटी की वैल्यू जरूर होगी, क्योंकि वो फ्लो अगर कर रहा है दैट भी उसके पास कुछ ना कुछ विस्कोसिटी की वैल्यू है। अब विस्कोसिटी की अगर वैल्यू है तो कोई भी फ्लूइड है, तो सारे के सारे जो फ्लूइड जितने भी आपके एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे वो कौन से फ्लूइड हो जाएंगे, रियल फ्लूइड। एनी फ्लूइड विच इज हैविंग एनी टाइप ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज रियल फ्लूइड। तो जितने भी हमारे पास फ्लूइड अवेलेबल हैं, तो सारे के सारे फ्लूइड क्या कहलाएंगे, वो ऑल द फ्लूइड इन द एक्चुअल प्रैक्टिस विल बी कॉल्ड एज रियल फ्लूइड। एग्जांपल्स आर लाइक वाटर, एयर, केरोसिन, पेट्रोल, मिल्क, व्हाटएवर यू वांट, जो आपको पता हो, जो फ्लूइड की कैटेगरी में आएगा, यानी जिसके पास टेंडेंसी ऑफ फ्लो रहेगी, उसके पास कुछ ना कुछ विस्कोसिटी रहेगी। अगर विस्कोसिटी है दैट मींस उसके पास, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग रियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड किसको बोलेंगे हम लोग, जिसके पास कुछ ना कुछ विस्कोसिटी की वैल्यू रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज रियल फ्लूइड। कोई फ्लूइड अगर ऐसा है जिसके पास विस्कोसिटी जीरो है, तो एनी फ्लूइड विच इज हैविंग जीरो विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज आइडियल फ्लूइड। हालांकि ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। विस्कोसिटी जीरो का मतलब क्या होगा, कि उसके बीच में शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा, और शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा तो वो फ्लो होता ही रहेगा। तो इसका मतलब अगर हम अपने रेफरेंस पर्पज से अगर देख के चलें, तो आइडियल फ्लूइड उन्हें बोलते हैं जिनमें क्या होता है, जिनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, जिनकी विस्कोसिटी हो जाएगी जीरो। इट मींस अगर मैं टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy एज पर दी न्यूटन्स लॉ देखूं, तो अगर मेरी विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब शेयर स्ट्रेस क्या आ जाएगा मेरे लेयर्स के बीच में, दैट मींस द शेयर स्ट्रेस बिटवीन द लेयर इज इक्वल टू जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज द आइडियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड वो सारे फ्लूइड जिनके पास विस्कोसिटी होती है, जो कि ऐसा कि होता है, जितने भी हमारे फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं दे ऑल आर दी रियल फ्लूइड। और कोई ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी ना हो, उसको बोलेंगे हम लोग आइडियल फ्लूइड, एंड दिस इज एन इमेजिनरी फ्लूइड। ये सिर्फ एक इमेजिनरी फ्लूइड है, ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ थर्ड वन इज कॉल्ड एज द न्यूटोनियन फ्लूइड। तो दो तरह के फ्लूइड आपने देखे हैं पीछे की तरफ, मैं दिखा देता हूं एक बार, दिस वन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो बेसिकली न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन में फर्क कितना होता है, जो भी फ्लूइड न्यूटन्स लॉ को, न्यूटन्स लॉ का मतलब टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई, जो भी फ्लूइड इस लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक, उसको बोलेंगे हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो भी फ्लूइड इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब इस लॉ को फॉलो करने का और ना करने का पर्पस क्या है, बेसिकली इसको फॉलो और ना फॉलो करने का पर्पस देखो ये है, अगर कोई फ्लूइड इस लॉ को फॉलो करेगा, इसका मतलब उसमें शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप रहेगा, जस्ट लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर कोई फ्लूइड इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा
कि इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। y इज इक्वल टू mx, दिस इज द लीनियर लाइन लाइक दिस। तो अगर कोई फ्लूइड न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है, दैट मींस उसमें शेयर स्ट्रेस के बीच में और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप रहेगा। ठीक, सो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टाउ एंड द डी थीटा अपॉन डी टी या डी यू अपॉन डी वाई, जिसमें भी आप बात करना चाहें, तो इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, विच इज कॉल्ड एज दी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो जिनके बीच में एक लीनियर नॉन लीनियर रिलेशनशिप मिलेगा, उसको बोलेंगे हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, या जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। आइडियल सॉलिड दे मे बी रिप्रेजेंट बाय द वर्टिकल लाइन। अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। सबसे पहले ये एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें y एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस और x एक्सिस पे आपको यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट या डी थीटा अपॉन डी टी, जिसकी टर्म में भी आप बात करना चाहें वो यहां पर लिख देते हैं। और अब अगर हम ग्राफ देखें तो रियल फ्लूइड तो सारे फ्लूइड हैं जिनके पास कुछ ना कुछ विस्कोसिटी की वैल्यू, उसको हमने नाम दे दिया था कि वो रियल फ्लूइड कहलाएगा। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसके पास विस्कोसिटी जीरो हो। तो अगर विस्कोसिटी जीरो है तो विस्कोसिटी जीरो का मतलब क्या हो जाएगा कि जो टाउ है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अब जब टाउ जीरो हो जाएगा, इसका मतलब कौन सी लाइन बनेगी आपकी, ये वाली। ये शेयर स्ट्रेस जा रहा है टाउ, टाउ जीरो कहां पर है, बिल्कुल यहां पर। तो ये जो लाइन आएगी आपकी दिस, ये वाली, दिस इज फॉर द आइडियल फ्लूइड। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन विल रिप्रेजेंट द आइडियल फ्लूइड व्हिच इज हैविंग जीरो विस्कोसिटी, मींस जीरो शेयर स्ट्रेस बिटवीन द लेयर्स। अब बात करें दूसरी न्यूटोनियन की और नॉन न्यूटोनियन की। न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड हैं जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं और जिसमें शेयर स्ट्रेस के बीच में और एंगुलर डिफॉर्मेशन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप मिलता है। तो लीनियर रिलेशनशिप कब मिलेगा, जब दोनों के बीच में एक लीनियर लाइन आएगी, ये वाली। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स दी न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन जो कि लीनियरली वेरी ना करके नॉन लीनियरली वेरी करेगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब बात करते हैं हम लोग आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की। तो ऐसे फ्लूइड जिनमें विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसके एग्जांपल की बात करते हैं। पहले हम एग्जांपल इसके रह गए हैं। तो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं, वो फ्लूइड होते हैं जो अपने आप को एज ए सॉलिड रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग एग्जांपल की बात कर लेते हैं पहले एक बार सबसे पहले। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, रियल फ्लूइड, जितने भी फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे रियल फ्लूइड हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एयर, ऑल आर दी रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं, जिनके पास कोई विस्कोसिटी नहीं होती है, ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसका कोई एग्जांपल नहीं है। तीसरी जब बात कर रहे हैं हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड की, तो बेसिकली जो वाटर है, एयर है, केरोसिन है और पेट्रोल है, जो इस तरह के लिक्विड हैं जो बहुत इजीली फ्लो कर जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो फ्लूइड ऐसे हैं जो बहुत इजीली फ्लो नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपका ब्लड, जो ह्यूमन ब्लड है, पेंट, मड, जो गारा होती है मिट्टी की, इन्हें फ्लो करने में बहुत परेशानी होती है, यानी ये बहुत इजीली फ्लो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्यों, क्योंकि उसमें शेयर स्ट्रेस के और एंगुलर डिफॉर्मेशन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ फ्लूइड विल बी कॉल्ड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और आइडियल प्लास्टिक की हम बात करें तो आइडियल प्लास्टिक की आप देख सकते हैं जो जेली होती है, बेसिकली बचपन में जेली वेली हम लोग खाते थे। तो आप जेली को देखोगे, वो जेली के पास हिलते हुए मतलब फ्लो नहीं, कैपेसिटी तो होती है लेकिन वो फ्लो नहीं कर पाती है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट इटसेल्फ एज अ सॉलिड। वो अपने आप को एज अ सॉलिड रिप्रेजेंट करेगी लेकिन उसके पास फ्लो नहीं की कैपेसिटी है। दैट्स व्हाई दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आइडियल प्लास्टिक सॉलिड फ्लूइड। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो आपको 5 तरह के फ्लूइड याद रखने हैं, रियल, आइडियल, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन एंड इलास्टिक सॉलिड। यू कैन सी दिस वन, जिसकी विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा हो। ओके, नाउ आगे चलते हैं। पास्कल लॉ, द नेक्स्ट टॉपिक इज पास्कल लॉ। पास्कल लॉ का स्टेटमेंट है, बेसिकली पास्कल लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। कंडीशन इज दैट द फ्लूइड मस्ट बी एट रेस्ट। हम यहां पर रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड को कहां करना है, रेस्ट पे रहना है। तो अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पर है
तो उसमें जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो हर डायरेक्शन में सेम होती है, यही स्टेटमेंट पास्कल ने दिया था। तो पास्कल सिंपली स्टेट दैट द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। ये यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या क्या है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट अस सपोज दैट ये यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी P2 है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा करके, दिस इज द प्रेशर इंटेंसिटी P2, this is the pressure intensity P2 and this is pressure intensity P1। यहां से अगर आप देखो तो हम एक स्मॉल एरिया पे विच इज कॉल्ड एज द प्लंजर, ये कोई स्मॉल एरिया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट अस सपोज A1। इस पर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ, लेट अस सपोज दिस इज F1। तो F1 अपॉन A1 यानी कि जो P1 है ये कितनी इंटेंसिटी बनेगी प्रेशर की, F1 अपॉन A1। जिस फोर्स F1 को आपने लगाया है स्मॉल एरिया A1 पर, तो ये F1 अपॉन A1 क्या क्रिएट करेगा, दिस विल क्रिएट द प्रेशर P1 इंटेंसिटी का। अब यही इंटेंसिटी प्रेशर अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो ये सेम इंटेंसिटी ट्रांसफर होगी आपकी दूसरी तरफ, जहां का एरिया कुछ ना कुछ रहेगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू द A2, और कुछ ना कुछ फोर्स ये लोड उठा पाएगा, दैट इज इक्वल टू सपोज इट इज इक्वल टू द F2। तो P2 क्या बनेगा, P2 इज इक्वल टू द F2 अपॉन A2। तो यू कैन सी कि अगर कोई भी फ्लूइड रेस्ट पर है तो अगर हम उस पर कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोर्स, दैट प्रेशर इंटेंसिटी सेम इन ऑल द डायरेक्शन, वो प्रेशर इंटेंसिटी हर डायरेक्शन में सेम रहेगी। यही स्टेटमेंट हमारे पास्कल लॉ का। तो अब इसको देख लेते हैं एक बार। सो प्रेशर इंटेंसिटी P1 इज इक्वल टू, सो प्रेशर इंटेंसिटी P1 जो है आपकी ये हो जाएगी F1 अपॉन A1, एंड प्रेशर इंटेंसिटी जो P2 है दिस इज इक्वल टू दी F2 अपॉन A2। These are the pressure intensity created by the force F1 and the F2 at the two different points. But the fluid is at rest, so this intensity will be same in all the direction. Means P1 should be equal to P2 as per the Pascal law. ये होना चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा इसका कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। यही है हमारा पास्कल लॉ। So Pascal law simply states that whenever we apply the two force F1 F2 on the two areas A1 A2, तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है, आप कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स अचीव कर सकते हो। अगर आप ध्यान से यहां पर देखो, अगर हम स्मॉल एरिया पे फोर्स लगाएं F1, if we apply the force small force on the this side on the small area, so due to the transfer of the pressure intensity as per the Pascal law, the larger force can be achieved on the larger area. This is the basic application of the Pascal law. So अब बात करते हैं हम लोग पास्कल लॉ की एप्लीकेशन की। पास्कल लॉ हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होती हैं, जितनी भी हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हैं, दे ऑल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक जैक आपने देखा होगा, जो गाड़ी को उठाने के लिए हम जैक यूज करते हैं, हाइड्रोलिक जैक, उस जैक पे आप इजीली बहुत हल्का हल्का फोर्स लगाते हैं, वो गाड़ी धीरे धीरे आपकी क्या होती रहती है, ऊपर लिफ्ट होती रहती है। सो दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक जैक। उसमें एक कुछ फ्लूइड रहता है जो रेस्ट पर रहता है, उस पर आप जब फोर्स लगाते हो तो फोर्स की इंटेंसिटी ट्रांसफर करता है और लार्जर एरिया पे उस ऑब्जेक्ट को इजिली उठा लेता है। तीसरा है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स। जो डिस्क ब्रेक आते हैं गाड़ी के अंदर, वो बहुत तेजी से काम करते हैं। तो आप क्या करते हैं, जब डिस्क ब्रेक की हम गाड़ी चलाते हैं तो बहुत स्मॉल फोर्स लगाते हैं। जब ब्रेक स्मॉल फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स पूरे टायर को बहुत जल्दी उसकी स्पीड को कवर कर लेता है। तो वे हम वहां पर हम कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, हम लोग पास्कल लॉ का। और द नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोलिक पंप। सो हाइड्रोलिक पंप इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ ऑन द डिफरेंट फील्ड्स। तो आपको इसमें इतना याद रखना है। इस पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये एकेटीव में आया हुआ भी है। क्वेश्चन देखिए, a small piston of the hydraulic lift has an area of 0.20 मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ पिस्टन है,
A car weighing of 1.2 into 10 to the power 4 Newton sits on a rack mounted on the large piston. एक कार है जो लार्ज पिस्टन की तरफ रखी हुई है. द लार्ज पिस्टन हैज एन एरिया ऑफ 0.90 मीटर स्क्वायर. वहां का जो एरिया गिवन है वो आपको 0.90 मीटर स्क्वायर गिवन है. इसको बना लेते हैं डायग्राम को एक मिनट जरा. जो कोई कार है जिसका वेट दे रखा है इन्होंने 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन, और एरिया जो है वो कितना है. द लार्ज पिस्टन हैज एन एरिया ऑफ 0.90 मीटर स्क्वायर. यानी यहां पर मैं ले लेता हूं एफ डी है. सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ F2 और A2 जो गिवन है वो गिवन है आपको पॉइंट A2. दिस इज इक्वल टू 0.90 मीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी F2 की विच इज इक्वल टू दी 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन. यानी ये कार का वेट है जो आपको लिफ्ट करना है, और एरिया कितना दे रखा है 0.90. यहाँ का जो एरिया है दिस वन एरिया, दिस A1 इज इक्वल टू गिवन एज 0.20. जहां पर हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी हुई है इसका एरिया आपका आ जाएगा 0.20 मीटर स्क्वायर. तो आपको ये बताना है कि कितना फोर्स हम इस पे अप्लाई करें F1 कि ये जो आपकी कार दे रखी है ये कार बहुत इजीली लिफ्ट हो जाए. आप क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा. द स्मॉल पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज एन एरिया ऑफ 0.20 मीटर स्क्वायर. जहां स्मॉल पिस्टन लगा हुआ है वहां पर जो एरिया गिवन है वो 0.20 मीटर स्क्वायर गिवन है. अ कार वेइंग 1.2 into 10 to the power 4 न्यूटन सिट्स ऑन द माउंटेड लार्ज पिस्टन. एक लार्ज पिस्टन पे जो कार रखी हुई है. द लार्ज पिस्टन हैज एन एरिया ऑफ 0.90 मीटर स्क्वायर. तो वो एरिया हमने ले लिया 0.90 मीटर स्क्वायर का. अब करना क्या आपको, यू हैव टू कैलकुलेट हाउ लार्ज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द स्मॉल पिस्टन टू सपोर्ट द कार. हमें इस सपोर्ट करने के लिए, कार उठाने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट F1 की. तो एज पर दी पास्कल लॉ वी नो दैट as per the Pascal law F1 upon A1 is equal to F2 upon A2. ये किससे रहा है, ये आपका पास्कल लॉ. So here we have three values, A1 values, A2 value and F2. ये A1, A2 और F2 की वैल्यू आपको पता है. आपके पास सिर्फ F1 अननोन है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे F1 is equal to upon A1. A1 is equal to 0.20 is equal to F2 which is equal to the 1.2 into 10 to the power 4 Newton upon A2. A2 is given as 0.90. So after putting all these value, इसको सॉल्व कर लेंगे. इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आंसर आता है. So you will get the value of F1 as, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1.2 multiplied by 0.20 divided by 0.90, ये आ जाएगा 0.2666 into 10 to the power 4 means 0.2666 into 10 to the power 4 न्यूटन. सो क्योंकि ये क्वांटिटी पॉइंट में है तो इसको हम फोर्स को हम 10 के पावर 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ F1 एज 2 पॉइंट नहीं, इट इज 2666 1 2 3 4 3 के बाद लगा देंगे 6 न्यूटन. दिस इज योर फाइनल आंसर that how much force is required. So this much force is required to support this weight of the car, 2666.6 न्यूटन. आसान है, इस तरह क्वेश्चन हम कर लेंगे पास्कल लॉ पर बेस्ड. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास्कल लॉ पे जो स्टेटमेंट है F1 upon A1 is equal to F2 upon A2, so by putting the all the values area A1 A2 and force F1 F2, जो भी एक अननोन रहेगा
आप एक अननोन को यहाँ से निकाल सकते हो। वो ऐसा भी पूछ सकता है कि आपको यहाँ पर फोर्स की वैल्यू दे दे और आपसे पूछे कि कितना हम इससे वेट लिफ्ट करा सकते हैं, तो आप F1 की वैल्यू पुट कर देंगे, F2 अननोन है तो F2 निकल कर आ जाएगा। सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। नाउ दिस इज द अनदर असाइनमेंट फॉर यू ऑन द बेसिस ऑफ द पास्कल लॉ। इसमें करना क्या आपको, एक कार का वेट है जिसका 16,000 न्यूटन वेट है, अ कार विच वेट 16,000 न्यूटन, प्लंजर एरिया देखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, रैम एरिया देखा है 400,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिकली रैम वो होता है जिसका प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा होता है, उसको हम रैम बोलते हैं। तो यहाँ पर D1 D2 आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है व्हाट इज द इनपुट फोर्स F1। मीन सिंपली आपको A1 और A2 तो निकल जाएंगे क्योंकि आपके पास क्या है, D1 D2 दे रखे हैं, D1 एंड D2। सो D1 इज गिवन एज, सॉरी ए डायरेक्ट एरिया गिवन है, नॉट D1 D2, आपको A1 A2 दे रखा है। A1 is given as 50 and A2 is given as 4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कार का वेट दे रखा है, दैट मींस इट इज F2 16,000 न्यूटन, और सिंपली आपको F1 पता करना है कि व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस लिफ्टिंग द कार। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा क्या आंसर आता है। नाउ दिस लास्ट टॉपिक ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स व्हिच इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली है क्या, दिस इक्वेशन बेसिकली इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो ये कहता है जब भी कोई फ्लूइड किसी चैनल से या पाइप से पास होगा तो जो मास फ्लो रेट है, यानी कि kg पर सेकंड जो मास फ्लो रेट जा रहा है वो थ्रू आउट द पाइप, थ्रू आउट द चैनल वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं आता है। जस्ट लाइक जो आपने पढ़ा होगा एनर्जी लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सेम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ना तो मास कम होगा ना ज्यादा होगा, वो थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बात करते हैं हम लोग कि कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है और हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकंड इज कांस्टेंट एट ऑल द क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द पाइप। यही हम बात वही कर रहे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वही इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बात करते हैं, देखो इससे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज, देखो वॉल्यूम क्या होता है। सो वॉल्यूम, अगर आपके पास एरिया है और आपके पास लेंथ है, so area multiplied by length you can get the value of volume। ठीक है, अब आपसे अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट पर सेकंड, द वॉल्यूम पर फ्लो सेकंड इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज, इसे बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज। मैं फिर से लिख देता हूं इसको, V इज इक्वल टू volume is equal to area multiplied by the length। Now what we are doing, we are finding out the volume flow per second। इसी को बोलते हैं, मैंने बताया इसको बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मीन्स कितना वॉल्यूम पर सेकंड आपका फ्लो कर रहा है उसे बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्यू वॉल्यूम पर सेकंड। अब यहां पर मैंने पर सेकंड लगाया, इसका मतलब क्या करना होगा मुझे, एरिया मल्टीप्लाई बाय द लेंथ पर सेकंड यहां भी करना पड़ेगा, और लेंथ अपॉन सेकंड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। सो दिस q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका a मल्टीप्लाइड बाई दी वेलोसिटी v। ओके, नाउ सिमिलरली if I will ask you about the mass, so we all know that the first property density is defined as mass per unit volume। जो एक हमने क्वांटिटी डिफाइन की थी डेंसिटी की विच इज कॉल्ड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। यहां से अगर मैं मास की निकालूंगा तो मास कितना आ जाएगा, मास m इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। नाउ अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द मास फ्लो रेट पर सेकंड, तो क्या करना होगा मुझे, रो इंटू वॉल्यूम पर सेकंड करना पड़ेगा, दोनों तरफ पर सेकंड लगाना पड़ेगा। अब वॉल्यूम पर सेकंड जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, इसको क्या बोला था हमने, इसको नाम दिया था हमने डिस्चार्ज।
द वॉल्यूम फ्लो रेट पर सेकंड इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज। तो ये आ जाएगा आपके पास रो इंटू क्यू, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई डिस्चार्ज क्यू, और यहां सर एम आ जाएगा आपके पास रो इंटू ए इंटू वी। क्यों? बिकॉज वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी। तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू वी विल गेट एम इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी। यहीं से निकल के आती है बात कि अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट की, तो वॉल्यूम फ्लो रेट विल बी इक्वल टू ए इंटू वी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ए वी। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द मास फ्लो रेट kg per second, ये वाला, तो इट इज इक्वल टू दी रो इंटू ए इंटू वी। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज रेट, और यू कैन से द वॉल्यूम फ्लो रेट और द मास फ्लो रेट। सो ए इंटू वी इज द वॉल्यूम फ्लो रेट एंड रो इंटू ए इंटू वी इज द मास फ्लो रेट। नाउ जो कंटिन्यूटी इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, दिस कंटिन्यूटी इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर द बोथ कंप्रेसिबल एज वेल एज फॉर द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। ये कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल दोनों के लिए वैलिड है। कंप्रेसिबल का मतलब ये होता है कि जिस फ्लूइड को आप कंप्रेस कर सकते हो, जैसे कोई भी गैस है, किसी भी गैस को हम कंप्रेस करके बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में ला सकते हैं, दैट मींस उसका नेचर कैसा हो गया, कंप्रेसिबल। लेकिन ये याद रखिएगा, जब भी हम किसी चीज को कंप्रेस कर सकते हैं तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। तो जो भी फ्लूइड कंप्रेसिबल रहेंगे उनकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, और जो फ्लूइड इनकंप्रेसिबल रहेंगे, जिनको हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, उनको बोलेंगे हम लोग इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, उनकी डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। But this continuity equation is valid for both for compressible as well as for incompressible fluid. अब बात करते हैं हम लोग इसकी। So let us suppose this is some pipe. कोई पाइप है जिसके थ्रू कोई आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है। Let us suppose this is the liquid which is flowing through the pipe. And let us suppose कुछ क्वांटिटी हम मान लेते हैं कि सेक्शन 1 पे इसकी डेंसिटी जो है फ्लूइड की वो ρ1, इसका एरिया A1 और वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पर V1। सिमिलरली सेक्शन 2 पे मान लेता हूँ इसकी डेंसिटी ρ2, वेलोसिटी V2 और एरिया A2। एरिया A2 और वेलोसिटी V2। नाउ यू कैन सी हमने ρ1 A1 V1 और ρ2 A2 V2 ये क्या माने हैं बेसिकली। वी हैव assume the V1, ρ1 and A1. These are the average velocity at section 1,1. ρ1 is the density of the fluid at the section 1,1 and A1 is the area of pipe at section 1,1. तो ये जो हमने क्वांटिटी मानी है सेक्शन 1,1 पर, सिमिलरली हम सेक्शन 2,2 पर क्या मानी है, V2, ρ2 and A2. These are the corresponding value at the section 2,2. अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो रेट ऑफ फ्लो अगर हम निकालेंगे, मास फ्लो रेट जिसकी हम बात कर रहे थे, तो मास फ्लो रेट जो वैल्यू है वो कितनी आई थी, रो इंटू ए इंटू वी। जो प्रीवियसली हमने देखा ये वाला, दिस वन, रो ए वी इज द मास फ्लो रेट। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रो ए वी वन, दिस इज द मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1,1 एंड दिस इज द मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2,2। रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, ये क्या हो जाएगा यहां पर, तो ρ1 A1 V1 this is the mass flow rate at section 1,1 and ρ2 A2 V2 this is the mass flow rate at section 2,2. Now according to the principle of conservation of mass, the mass flow rate at section 1,1 should be equal to the mass flow rate at section 2,2, जो क्या है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो रेट ऑफ फ्लो है मास फ्लो रेट वो कांस्टेंट रहता है जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू विच ρ1 A1 V1 is equal to ρ2 A2 V2, this is equal to constant. This is called as continuity equation. नाउ अगर फ्लूइड आपका इनकंप्रेसिबल है, यानी कि आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, जो मैंने बताया कि उसकी डेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी, द डेंसिटी विल रिमेन सेम इफ द फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। तो ρ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ρ2। तो ρ1 ρ2 जब यहां पर आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ρ1 से ρ2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स रो से रो आप क्या कर सकते हैं यहां से कैंसिल आउट। सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। तो याद रखना है आपको कि आपसे कंप्रेसिबल इक्वेशन वो किसके लिए पूछ रहा है, कंप्रेसिबल के लिए या इनकंप्रेसिबल के लिए। इनकंप्रेसिबल में याद रखना है कि जब भी कोई फ्लूइड इनकंप्रेसिबल रहेगा, जो कंप्रेस ही नहीं होगा, तो उसकी डेंसिटी चेंज ही नहीं होगी, तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 रहेगा, और जो फ्लूइड कंप्रेस हो जाएगा
उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, उसमें रो वन रो टू दोनों डिफरेंट रहेंगे। So this equation is called as continuity equation for compressible fluid as well as for the incompressible fluid. इसी पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन दी क्वांटिटी इक्वेशन। इसमें लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ द पाइप एट सेक्शन 1 एंड 2 आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक पाइप है जिसके दो सेक्शन पर डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप, आपको डिस्चार्ज पता करना है कि डिस्चार्ज कितना है, एंड ऑल्सो द discharge through the pipe if the velocity of water flowing through the pipe at section 1 is 5 meter per second, and also determine the velocity at section 2। हम section 2 पे velocity भी पता करनी है। इसको हम पहले एक ग्राफ समझ लेते हैं डायग्राम से। ये भी पाइप है, इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। लेट अस सपोज दिस सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2। सेक्शन 1 पर वो बोल रहा है कि आपके जो डायमीटर्स हैं वो d1 की वैल्यू यहां पर दे रखी है इसने आपको 10 सेंटीमीटर। सो d1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और d2 दे रखा है यहां पर दूसरे तरफ का डायमीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वेलोसिटी दे रखी है आपको थ्रू द पाइप एट सेक्शन 1 इज 5 मीटर पर सेकेंड, यानी v1 जो आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू दी 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी एट सेक्शन 1, एंड v2 दिस इज द वेलोसिटी एट सेक्शन 2, जो कि हमारे लिए क्या है अभी अननोन, हमें ये पता करनी है। हमें ये वेलोसिटी v2 को पता करना है, और हमें डिस्चार्ज पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। सो दो क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर अननोन है, डिस्चार्ज पता करना है और सेक्शन 2 पर हमें वेलोसिटी भी पता करनी है। तो एक एक करके देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले सेक्शन 1 पर जो हमारे पास क्राइटेरिया, जो हमारे पास डाटा गिवन है, हमारे पास डायमीटर गिवन है, दैट मींस हमारे पास एरिया गिवन है। सर्कुलर पाइप रहता है तो π/4 d1 स्क्वायर विल बी द एरिया, तो π/4 d1 स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ सेक्शन 1 a1 इज इक्वल टू π/4 d1 स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो π/4 इंटू d1 का स्क्वायर, d1 का मतलब कि क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। 10 सेंटीमीटर को हम क्या कर लेंगे, पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब मीटर में कितना आ जाएगा, ये 0.1 का स्क्वायर। दिस इज द एरिया एट सेक्शन 1 सिमिलरली हम एरिया निकाल लेंगे सेक्शन 2 पर विद द हेल्प ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं पर डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, वेन एवर यू फाइंड आउट द डिस्चार्ज, तो हम थोड़ी देर पहले हमने भी फॉर्मूला देखा था, Q इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो हम चाहे फॉर्मूला जो हमारे पास अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप चाहो तो A1V1 से निकाल लो, चाहे तो आप A2V2 से निकाल लो, जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल है, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू दी डिस्चार्ज, दोनों डिस्चार्ज के बराबर होती हैं। तो आप चाहे A1V1 यूज करें चाहे A2V2, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो आपके पास जो भी डाटा अवेलेबल है, तो क्योंकि हमारे पास A1V1 अवेलेबल है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, A1V1 से डिस्चार्ज पता कर सकते हैं। सो डिस्चार्ज सिंपली इज इक्वल टू A1 इंटू V1 मीन्स डिस्चार्ज इज इक्वल टू A1। so A1 जो वे भी π/4 d1 स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी ये निकाल लेते हैं, तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू π/4 d1 स्क्वायर, यानी कि 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 7.85 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। और जब इसको हम यहां पुट कर देंगे 7.85 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई V1। तो V1 क्या है हमारे पास, V1 इज इक्वल टू है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई दी 5। तो जब पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यह जो आंसर आएगा आपके पास, इट विल इक्वल टू दी मल्टीप्लाइड बाई दी 5, दिस विल इक्वल टू 0.03925 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज योर फर्स्ट आंसर।
So we have find out the value of discharge from the principle of conservation of mass Q is equal to A1 V1 is equal to Q2 is equal to A2 V2। तो किसी से भी आप निकाल लें, चाहे आप इससे निकाल लें चाहे इससे निकालें, दोनों एक ही बात है। तो जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उससे हमने निकाल लिया, तो A1 V1 करके मेरे पास डिस्चार्ज आएगा, डिस्चार्ज वैल्यू इज इक्वल टू 0.03925। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब जो सेकंड पार्ट निकालना है आपको, वो आपसे पता कर रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट सेक्शन 2 आल्सो, कि सेक्शन 2 पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, वी अप्लाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो व्हेन वी अप्लाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो जो डाटा इसमें आपके पास अवेलेबल वो पुट कर दीजिए, जो डाटा अवेलेबल नहीं है उसको हटा दीजिए, काट दीजिए, तो आपके पास ऐसे वैल्यू आ जाएगी। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 मींस पाई बाई 4 D1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V1 is equal to pi by 4 d2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v2। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 हटा दीजिए, तो हट जाएगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो निकाल लीजिए, v1 d1 स्क्वायर इंटू v1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर इंटू v2। v2 मुझे पता करना है, तो v2 में निकाल लेता हूँ, v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, d1 का स्क्वायर अपॉन d2 का स्क्वायर and here into V1। तो आपके पास D1 की वैल्यू भी अवेलेबल है, D2 की वैल्यू भी अवेलेबल है, V1 की वैल्यू भी अवेलेबल है। वैल्यूज को पुट कर दीजिए और देख लीजिए आंसर कितना आएगा। सो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज यू विल गेट द वैल्यूज एज D1 है आपका 10 बाई 15 इंटू 0.66 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी 5। तो इसका आंसर आएगा 2.22। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज यू विल गेट द वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 2.22 मीटर पर सेकेंड। This is your velocity at section 2 and this is your final answer. So you will get the value of velocity also। तो इस तरह से कंटिन्यूटी इक्वेशन पर जब भी हम कोई फ्लूइड फ्लो कराएंगे, तो आप कोई भी अननोन क्वांटिटी हो A1 A2 V1 V2 में से, इसमें चारों में कोई भी अननोन क्वांटिटी है, तो हम इस फॉर्मूले से वो इजीली निकाल सकते हैं। So this is all about the part 1 of the one shot video of unit number 4, in which we have discussed about the properties of the fluid, types of the fluid, Pascal law और continuity equation and the internal law of viscosity। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। जो असाइनमेंट आपको दिए गए क्वेश्चन में आप उसे कीजिएगा, इससे आप और ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे। और अगर आपको और फर्दर नोट्स वोट्स चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन, और वहाँ से आपको जितने भी नोट्स हैं इस सब्जेक्ट के या अदर सब्जेक्ट के बहुत ईजिली आपको अवेल वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में अबाउट द हाइड्रोलिक मशीन्स। तो बहुत जल्दी हम वो भी बनाएंगे और आपके पास पहुंच जाएगी।